यूपीएससी हिंदी वर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी सेकंड क्लास को लेकर उत्तर लेखन कार्यक्रम की सफलता सीरीज की सेकंड क्लास को लेकर आए हैं। इसमें हम स्टार्टिंग 5 मिनट ये बात कर लेते हैं कि ये क्लासेस का शेड्यूल कैसे होगा, किस स्ट्रक्चर में आपको क्लासेस दी जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग में जो डिफरेंसेस होते हैं उन पर बात कर ली है। अब सेकेंड हम जो बात करेंगे आज वो होता है आंसर्स के टेल वर्ड। क्योंकि आपने अगर ये टेल वर्ड नहीं पढ़ा है तो आप कैसे भी क्वेश्चन को लिखें उसमें गलत होने की गुंजाइश अधिक होती है। अब थर्ड जब हम लिखेंगे तो सीखेंगे इंट्रो लिखना, क्वेश्चन का मेन पार्ट और कंक्लूजन लिखना। अब देखिए, तीसरी क्लास में हम जब इसको पढ़ेंगे, इंट्रो को, मेन पार्ट को, कंक्लूजन को, तब इसको इतना पढ़ेंगे कि हम सिर्फ लिखना सीखेंगे। इस क्लास में आप इतना लिखना नहीं सीख पाएंगे कि डायरेक्ट आप एक स्टैंडर्ड लेवल का आंसर्स लिख सके। इंट्रो सबसे पहले लिखना सीखना है। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे 2 या 3 क्वेश्चंस की, इसके बाद एक क्लास और होगी, फिर बात करेंगे हम इंट्रो को, मेन पार्ट को और कंक्लूजन को, इन चीज़ों को इफेक्टिव कैसे बनाना है, इफेक्टिव कैसे बनाना है। अब चौथी चीज़ क्या होगी, 3 या 4 क्लासेस लाएंगे हम प्रैक्टिस सेशन की, कि हम क्वेश्चंस को उठाएंगे और उनको प्रैक्टिस करके बताएंगे कैसे कि इसमें इंट्रो में क्या लिखना है, मेन पार्ट में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। अब ये क्वेश्चंस होंगे 2 टाइप के। एक होंगे पीवाईक्यू जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक होंगे वो क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में हमने पूछे थे, या अदर कोई भी संस्था की टेस्ट सीरीज होगी, हमको क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो उस क्वेश्चन को उठा लेंगे हम और उसको पूछ लेंगे। और तीसरा होगा इसमें 2025 के लिए मुख्य परीक्षा में जो आने के लिए जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, मुख्य परीक्षा में, चाहे वह GS1 हो से या GS4 तक, यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं इनको। तो वहाँ तक आपको हम क्वेश्चन देंगे, आपको 2 या 3 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर संभव होगा तो हम हर एक सब्जेक्ट से लेके, जैसे GS1 में जैसे आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, और हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर भी शामिल है। अब सेकंड में आप पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, IR, इसको देख लेंगे। तीसरे पेपर में क्या देखेंगे, इकोनॉमी देख लेंगे, साइंस एंड टेक देख लेंगे, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर संभव होगा तो हर एक सब्जेक्ट से लेकर 2-2 क्वेश्चन, उसमें कुछ PYQ भी शामिल होंगे, कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, कुछ जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट या आ भी सकते हैं वो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हो सकता है इनकी क्लासेस ज़्यादा हो जाए, तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस की 3 या 4 क्लास रख लेंगे और धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को लेकर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये स्टार्टिंग की 4 क्लासेस कर ली तो लगभग आप 70% आंसर्स लिखना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। यानी जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप लिखना सीख जाएंगे। अब बाकी रही 30%, तो ये 30% जब पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी आंसर राइटिंग की, लगभग 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, क्योंकि लगातार क्लासेस आएंगे वो 8 या 9 होंगी, फिर उसके बाद भी 8 या 9 क्लासेस आएंगी, वो लगातार नहीं आएंगी, वो आएंगी 1 या 2 महीने के अंदर, 2-3 दिन छोड़कर ऐसे। तो जब आप इन क्लास को पूरा कर लेंगे तब आप 100% बोल सकते हैं कि हाँ, अब मैं एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकता हूँ। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि सर हम कैसे माने कि आप जो आंसर लिखना सिखाएंगे यूपीएससी में वही आंसर ठीक रहेगा। तो इसके लिए हम चेक करवाते हैं, फैक्ट चेक। आपने सुना होगा फैक्ट चेक। फैक्ट चेक क्या होता है, इसमें हम टॉपर्स की कॉपी उठाते हैं, हम टॉपर्स की कॉपी को लेंगे, फिर आपके आंसर्स को देखेंगे, फिर बताएंगे आपको कि देखिए हमने जो आंसर लिखना सिखाया क्या टॉपर्स ने भी वैसे ही लिखा, टॉपर्स ने इसमें एक्स्ट्रा क्या एफर्ट डाला है और आपने इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखा है, आपने यहाँ पर क्या गलतियाँ की। तो हम टॉपर्स की कॉपी क्या करेंगे, 1 या 2 क्लासेस में हिंदी मीडियम और अगर संभव होगा तो इंग्लिश मीडियम की जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियों को लेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको इग्नोर करनी है और कौन सी चीज़ें आपको अपना लेनी है टॉपर्स की कॉपी से। और देखिए, उत्तर लेखन में सबसे बड़ा मूल मंत्र, इस लाइन को आप अभी, अगर आपके पास कॉपी पेन तो होना ही चाहिए, है तो लिखिए डायरेक्ट। ये मूल मंत्र है आंसर लिखने का, जिसमें सभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स
कंफ्यूज होते हैं जब टेस्ट सीरीज देते हैं या वो आंसर्स लिखते हैं। अब मूल मंत्र सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये मूल मंत्र है, किसी भी एक क्वेश्चन का एक जैसा आंसर हो ही नहीं सकता। हो सकता है किसी ने एक ही क्वेश्चन को अलग स्ट्रक्चर में लिखा है, कि उसने इंट्रो लिखा ही नहीं, उसने डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट किया, पॉइंट टू पॉइंट लिखकर चले गए, तब भी उसको 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स मिल गए। किसी ने इंट्रो लिखा, मेन पार्ट लिखा, कंक्लूजन लिखा, फिर भी उसको 7 अंक मिले हैं। हो सकता है उसके पॉइंट्स अलग हैं, इसके पॉइंट्स अलग हैं, फिर भी हो सकता है कि उनको 7 अंक ही मिले। तो जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन का एक जैसा ही आंसर हो, कंटेंट बेस भी और स्ट्रक्चर वे में भी। तो आप इस चीज़ को समझ आए होंगे। और हम ये गारंटी देते हैं कि जब आप टॉपर्स की कॉपी से खुद को मिलाओगे, खुद के आंसर्स को, तो आप ये पाओगे इन क्लासेस के बाद कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि टॉपर्स की तरह मैं भी लिख सकता हूँ। और जब आप देखते होंगे अभी टॉपर्स की कॉपी, तो आपको ये लगता होगा डीमोटिवेशन ज़्यादा होता होगा। आप सोचते होंगे कि टॉपर्स तो अलग लिखते हैं, क्योंकि जो जब वो फैक्ट्स डालते हैं, किसमें फैक्ट्स डाल रहे हैं, अब उनमें वो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, ये पॉइंट तो मुझे आते ही नहीं, अब मैं कैसे लिखूंगा। तो आप इस चीज़ को देखेंगे। हाँ। अब चेक करते हैं वहाँ पर। अब हम अपनी ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको आपको टेल वर्ड के बारे में बताएंगे सीधा सा। देखिए, आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि लास्ट में वर्ड लिखे रहते हैं। अगर एक ही वर्ड से आपके क्वेश्चन की डिमांड चेंज हो जाती है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि लास्ट में आलोचनात्मक परीक्षण, और लास्ट में लिखा होगा व्याख्या करें, अगर लास्ट में व्याख्या लिखा होगा, तो क्वेश्चन का लगभग 30 से 40% जो कंटेंट है और जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये चीज़ सीखी ही नहीं, तो आप अपने कंटेंट के बेस पर जो 7 अंक ला सकते थे 10 मार्क्स में थे, तो वहाँ पर आपको 2 से लेकर 3 अंक ही मिल सकते हैं। अगर उसका मूड खराब हुआ है एग्जामिनर का, तो हो सकता है वो इसको बिल्कुल क्रॉस कर दे और आपको 0 मार्क्स दे दे। तो जरूरी है टेल वर्ड को आपको समझना। हम चाहते तो पीपीटी के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वीडियो की जरूरत इसलिए थी कि हम आपको एक एक वर्ड को समझाएंगे कि कैसे क्या करना है, किस क्वेश्चन में कौन सा ये टेल वर्ड है, ये डिमांड क्या करता है, और इसके आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकली एग्जामिन। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा सोचिए कि आपसे कोई आलोचनात्मक परीक्षण करने को बोल रहा है। अब आपके मन में सबसे पहली जो चीज़ आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से आपके मन में ये चीज़ भरती गई है कि आलोचना का संबंध सिर्फ नेगेटिव पॉइंट से होता है। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं है, तो आपके मन में यही होगा कि आलोचना का मतलब होता है सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बताना। जो हिंदी साहित्य के होंगे उनको इस चीज़ का फायदा होगा कि उनको पता होगा कि आलोचना में प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट दोनों आते हैं। तो इस चीज़ का याद रखिएगा आप कि आलोचनात्मक परीक्षण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। वो क्या है? जो आप आलोचनात्मक परीक्षण क्वेश्चन में टेल वर्ड दिया है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए आपने इंट्रो लिख दिया, इसके बाद जब आप मेन पार्ट में जाते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन की थीम है। थीम कैसे है? मान लीजिए जनधन योजना है, तो जनधन योजना के पहले नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, अगर आलोचना तो परीक्षण है, तो नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पहले लिख दीजिए, फिर पॉजिटिव पर आइए। इससे क्या होगा? क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव पॉइंट्स कर लिख दिए, फिर पॉजिटिव लिखेंगे, तो क्वेश्चन में जो डिमांड है नेगेटिव लिखने की और पॉजिटिव लिखने की, वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद जो आंसर्स आपका खत्म होगा वो पॉजिटिव पॉइंट्स पर होगा, और आप जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तब लिख देंगे कि इन पर विचार किया जा सकता है। अगर आप इसका उल्टा करेंगे कि आपने पहले पॉजिटिव पॉइंट्स लिख दी फिर नेगेटिव पॉइंट्स लिखे, तो क्या होगा? आंसर्स का जो फॉर्मेट है वो नेगेटिव चला जाएगा। और यूपीएससी में आपने हमेशा सुना होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमेशा आपके आंसर्स में, चाहे वो आंसर्स क्या हो, इस चीज़ का आप देखिएगा, ये आंसर पॉजिटिव का, ये भले ही प्रीलिम्स में हो, प्लस मेंस में हो, या इंटरव्यू में, इनमें आपका जो
थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो देखिए, आलोचनात्मक परीक्षण में क्या होती है आपसे डिमांड, आप क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है कि आप किसी भी थीम से लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है एग्जामिनर, तो वो पॉलिटी में पूछ सकता है, किसी योजना को लेकर, सोशल जस्टिस में, इंडियन सोसाइटी में, ज्योग्राफी में कैसे, मान लीजिए अल्फ्रेड वैगनर के बारे में उसने पूछ लिया कि उसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उसके आप सकारात्मक पॉइंट आपको पता ही है कि जो महाद्वीप है उनमें ये समानता पाई जाती है, लेकिन उसके कुछ आलोचना में विपक्ष में जो तर्क है उनको भी लिख सकते हैं। अब आपका डिमांड तो ये हो गई, अब आपको इसका उत्तर प्रारूप क्या करना है, किस स्ट्रक्चर में आपको आंसर को लिखना है। सबसे पहले जिस थीम पर क्वेश्चन पूछा गया है, 3 लाइन में या 20 से 25 शब्दों में जो बोलते जा रहे हैं उसका नोट्स बनाते जाइए हाल की हाल। अगर अभी तक नहीं बना पाया है तो वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा से वीडियो को देखिए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। चाहे हम चाहेंगे, मतलब हम चाहते तो आपको प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन अगर हम आपको प्रोवाइड कर भी देंगे तो वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आप खुद से नोट्स बनाएंगे वो, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन हम आपको जो समझा रहे हैं ये सिर्फ 30% लिखा है इसमें हमने पीपीटी या पीडीएफ में, लेकिन आपको जो समझा रहे हैं वो 100% है। तो अगर आपको पीपीटी दे भी देंगे तो आपको सिर्फ 30% का फ़ायदा होगा, तो इसलिए आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप खुद से नोट्स बनाएं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, 20 से 25 शब्द, मैक्सिमम 25 शब्द में इंट्रो लिखना है, इससे ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि जब आप परिभाषा लिख रहे हैं तो 30 शब्द चले जाए, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती खींच रहे हो उसको 50 शब्द तक, तो वो आंसर फ्रेमिंग गलत हो जाती है। अब ये आंसर किसके हिसाब से बोला हमने, पेन मार्कर के हिसाब से। 15 मार्क्स में भी आपको कुछ ज़्यादा ही लिखना है, ध्यान रखिए इस चीज़ की कि आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा ही लिखना है, आपको लिखना है बस 30 शब्द से लेके 35 शब्द की सीमा। ये सीमा बांधनी नहीं होती है। अगर आप सिंपल तरीके से, अगर आपने अच्छा नोट्स पढ़ा है तो उसमें भी किसी भी परिभाषा को लेकर या किसी भी इंट्रो को लिखते इस वक्त 30 से 35 वर्ड सफिशियंट होते हैं। अब देखिए, आपने इसमें सबसे पहले इंट्रो लिख दिया 15 से 20 शब्द का, अभी हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, आप सीधे मेन पार्ट में आएंगे। मेन पार्ट में इसमें क्या लिखेंगे आप, उस थीम से लेके उसके लाभ। ये लाभ हानि कब होते हैं, जब आप किसी योजना के बारे में लिख रहे होते हैं। अगर योजना के बारे में क्वेश्चन नहीं है, किसी सिद्धांत को लेकर है, तो उसके क्या लिखेंगे हम, पक्ष और विपक्ष। और जरूरी नहीं कि इसमें कंक्लूजन लिखा जाए, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है या नहीं, या इंट्रो लिखना जरूरी होता नहीं है। ये देखना होता है हमको क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इसमें क्या लिखना है हमको। ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और इसमें हमने लिखा क्या। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए इसको। अब देखिए, सेकंड वर्ड है हमारा विश्लेषण। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हम जो वर्ड ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं पीवाईक्यू में भी। देखिए, 2017 का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, विश्लेषण कीजिए। अब इस विश्लेषण कीजिए, यही एक वर्ड 30% क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। अब इसकी मांग क्या होती है, सीधी सी बात करते हैं हम। इसकी बात होती है, अब आपसे कोई सीधा बोले इंटरव्यू में कि आप विश्लेषण कीजिए इस चीज़ का, एनालाइज कीजिए, तो इसमें आप बात होती है मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या होती है, किसी भी चीज़ के बारे में सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। अब इन्वायरमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं आप, इन्वायरमेंट, सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री, कई सारी हो सकते हैं। अब एक पहलू को लेकर इसके बारे में सोचता है, जैसे महिलाओं से संबंधित मुद्दों में जब आप पढ़ेंगे, मान लीजिए आगे विश्लेषण कीजिए महिलाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे को लेकर, तो आप इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे, सोशियो फैक्टर देखेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर देखेंगे। तो ये होती है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, विषय के विभिन्न पहलू के बारे में बहुआयामी पक्ष में लिखना है, तो आपको बता दिया क्या लिखना है इसमें।
अब उत्तर का प्रारूप या स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले वही बात, इंट्रो को लिख देंगे हम 20 से 25 वर्ड में। अब सीधा आएंगे हम कहाँ? अब जिस थीम पर क्वेश्चन पूछा गया है उसको डायरेक्ट पॉइंट्स में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर लिखते वक्त क्या चीज़ याद रखना है, ये पॉइंट्स जब आप लिखें तो ये लिंक होने चाहिए एक दूसरे से, या लिंक नहीं हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप? डायरेक्ट लिखेंगे कि इसका सामाजिक पहलू, हेडिंग देकर, इसको हेडिंग देकर भी लिख सकते हैं। अगर हेडिंग देकर लिखेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको इसमें दोनों को लिंक नहीं करना होता है, दोनों वर्ड्स को। तो सामाजिक चले गए, आर्थिक, राजनैतिक, तो आपने सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर बात कर ली। इसके बाद क्या करेंगे आप इसमें कंक्लूजन लिख देंगे कि इसमें क्या क्या संभावना है। और संभावना लिखते वक्त आप एक चीज़ याद रखेंगे, आप कभी भी कंक्लूजन में ये नहीं लिखेंगे कि ये होना चाहिए, हमेशा आपकी लैंग्वेज होना चाहिए कि ये किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम, आकलन, इवेल्युएट। देखिए एक एक मिनट इस क्वेश्चन पर हम थोड़ी बात कर लें। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, आपको 2 मिनट बता देते हैं आप। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सबसे पहले ये पूछ रहा है समावेशी समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या है। अभिलक्षण यानी लक्षण। तो लक्षण में आप क्या लिखेंगे इसमें? अब आपके मन में क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर मैं 20 से 25 वर्ड में इंट्रो लिख देता हूँ। तो रुकिए, अभी हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप देखना पड़ता है कि इंट्रो लिखना है या नहीं लिखना है। अब आप ध्यान से एक चीज को सुनिए, जब आप समावेशी समृद्धि के अभिलक्षण बता रहे होंगे तो आप खुद से ही समावेशी को डिफाइन कर दिए होंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में अगर आप उसके अभिलक्षण बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो क्या आप उसके बारे में पूरा बता नहीं पा रहे हैं क्या? 100% तो हो रहा है उसका। तो जरूरी नहीं है उसको 20 से 25 वर्ड में उसकी डेफिनेशन लिखी जाए। जब आपने उसकी अभिलक्षण बता दिए तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि आपने समावेशी समृद्धि को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम? अब इसमें लिखेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन में समावेशी समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण, सीधे हेडिंग देंगे। अब इसमें पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? समान अवसरों की उपलब्धता, सीधा। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? आर्थिक विकास का व्यापक वितरण। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? गरीबी में कमी। चौथा क्या लिखेंगे? सामाजिक और क्षेत्रीय समानता में कमी। ठीक है, ये पॉइंट पूरा क्लियर कर दिया है हमने, कर दिया है ये पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पर आएंगे, क्या भारत इस प्रकार के समृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को देखेंगे तो हो सकता है या तो सिर्फ नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव। आपके क्या निकालनी, आपको हमेशा आपका आंसर होना चाहिए वो बैलेंस्ड अप्रोच पर होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच। तो क्या करेंगे आप? सीधे हेडिंग देंगे, भारत इस प्रकार की समृद्धि का अनुभव करता रहा है, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है। अब आप इसमें क्या करेंगे? कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे, सकारात्मक अनुभव, सीधी हेडिंग दे देंगे सकारात्मक अनुभव। उसमें क्या लिख देंगे कि गरीबी में कमी देखी गई है 2011 से लेके 2021 के बीच। अब आप डाटा दे देंगे किसी इंस्टीट्यूट का जो आपके पास, आपको याद हो, आपने पढ़ा हो। अब ये क्या कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको मैगजीन में। अभी हो सकता है आपको ये याद नहीं हो क्योंकि अभी आप मेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं तब उसकी 1 महीने पहले आपके पास कुछ ऐसी बुकलेट्स आ जाती हैं करंट अफेयर्स को लेकर, जिसमें सिर्फ डाटा दिए होते हैं हर एक थीम को लेकर। तो वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? सामाजिक सामाजिक जो भेदभाव था उसमें कमी हुई है, तो आप ब्यूरो को डाल देंगे। जो अपराध ब्यूरो का जो सर्वेक्षण आता है उसको डाल सकते हैं इसमें आप। थर्ड क्या डालेंगे? श्रम बाजार। श्रम बाजार में क्या डाल देंगे आप? जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना के तहत श्रम असमानता थी, जो श्रम असमानता में वेतन असमानता थी ज़्यादातर लेकर, उसमें लेकर इसमें कमी आई है। कैसे? मुद्रा योजना के माध्यम से ये ले सकते हैं। ये हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। और नेगेटिव पॉइंट्स में क्या लिखेंगे आप? कि अभी भी असमानता, डायरेक्टली असमानता भी 1% लोगों के पास, देश की 70% जो धन है, पैसा है, उस पर नियंत्रण सिर्फ 1% लोगों का है। ये डाटा दिया हुआ है डायरेक्ट। यहाँ पर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट को, ऑक्सफैम की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, सीधा सीधा लिखिए। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार
1% लोगों के पास 70% धन का संचय है। अब सीधा आप क्या कहेंगे, आपने ये पॉइंट आपने डाल दिया, इसमें लिखा था विश्लेषण कीजिए, हम विश्लेषण करते जा रहे हैं लगातार। समावेशी समृद्धि हेतु उपाय चाहिए, अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, उपाय। अब उपाय में ये उपाय कहाँ मिलेंगे आपको, मैगजीन में। अगर ये टॉपिक होगा तो कहीं पर भी आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे, उनका नोट्स बनाइए अच्छे से और इसमें लिख दीजिए। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर के पास आधा अंक भी 0.5 अंक भी काटने का स्पेस नहीं है, क्योंकि आप उसकी डिमांड को फुलफिल कर चुके हैं। आपने क्वेश्चन के एक एक लाइन को उठाया है और अच्छी तरीके से बता दिया है। क्वेश्चन अब विश्लेषण लिखा था तो आपने विश्लेषण के माध्यम से ही आंसर्स को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। आकलन कीजिए। इस वर्ड में आपसे क्या डिमांड होती है कि किसी नीति या विषय की प्रभावशीलता और उपयोगिता का आकलन करना होता है, इसके लाभ और सीमाओं पर ध्यान देते हुए। देखिए इस चीज़ का याद रखिए, जब आप आकलन करते हैं तो सबसे पहले आपको उस चीज़ की प्रभावशीलता क्या रही है और उपयोगिता क्या रही है उसका आकलन करना होता है कि उस चीज़ का प्रभाव क्या होगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो उसका प्रभाव या आकलन करेंगे तो आप उसको देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रभाव हुआ है, पॉजिटिव हो या भले ही नेगेटिव हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ें लिखें इसमें और इसके लाभ और सीमाओं पर ध्यान देते हुए। लेकिन अगर आप इसके लाभ तो लिख रहे हैं लेकिन इसकी सीमाओं पर भी ध्यान देंगे कि कहाँ पर इसकी सीमा दिखाई देती है, मतलब कहाँ पर ये लिमिटेड रही है। कैसे कि बहुत सी जगह भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ पर कौशल विकास नहीं हुआ बल्कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इन पॉइंट्स को लिखना है आपको 3 या 4 पॉइंट्स में। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा आंसर का। सबसे पहले मान लीजिए हमने बताया आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या थी और इसका उद्देश्य क्या था, इसको 2 या 3 लाइन में लिख देंगे। फिर इसके सकारात्मक पॉइंट्स यानी इसका प्रभाव क्या हुआ वो लिख देंगे। इसके बाद इसकी जो सीमाएं रहीं वो लिख देंगे और सीधा सा कंक्लूजन लिख देंगे कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इसको ज़्यादा लिखना, 2 या 3 लाइन में लिखना है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार देखिए और आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को इसी फ्रेमवर्क में लिखना था। लेफ्ट आउट पर चलते हैं हम अपने। टिप्पणी करें, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। इसमें डिमांड क्या होती है एग्जामिनर की, इसमें डिमांड होती है कि अपने विचार प्रकट करते हुए विषय के बारे में समझ और अंतर्दृष्टि प्रदान करना। अब इसमें से सीधा उत्तर के स्ट्रक्चर पर जाते हैं। अब किसी भी चीज को लेकर लिखा है कि टिप्पणी करें। मान लीजिए महाद्वीपीय विस्थापन या भूकंप का महाद्वीपीय वितरण के बारे में टिप्पणी करें, तो क्या लिखेंगे आप। लेकिन इसमें संभावना क्या है टिप्पणी करने में, इसमें पॉलिटी से लेकर पॉलिटी, सोशल जस्टिस और एथिक्स, इन सब्जेक्ट में ज़्यादा आ सकता है। अब क्या होगा इसमें, स्टार्टिंग में आप इसके बारे में बताएंगे इंट्रो में, आप इस चीज़ के बारे में क्या समझते हो। आपने भूकंप पढ़ा होगा तो आपने परिभाषा किस प्रकार समझा, उसको आपको 2 या 3 लाइन में लिखना है। आप सीधा इसके महत्व के बारे में जानेंगे। ये आते जाते जैसे योजना के माध्यम से आगे, मान लीजिए आपके बारे में आगे जनधन योजना, सीधा उसी पर बात कर लेना, जनधन योजना। क्योंकि देखिए अभी करंट में जनधन योजना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोदी जी ने अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाला था, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेस्क है वहाँ पर ये डाला था उन्होंने जनधन योजना के बारे में। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके महत्व के बारे में लिखना है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना है और इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करना है। अब ये कहाँ कहाँ आपको ये फायदा मिला है वहाँ पर लिखना है। आपने स्टार्टिंग कैसे दी, सबसे पहले आपने थोड़ा इंट्रो दे दिया कि जनधन योजना क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, सीधा सा लिख दिया है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिख देंगे, प्रासंगिकता क्या क्या रही इसकी वो लिख देंगे। अब एग्जाम्पल देकर इसमें इसका दृष्टिकोण क्या था और कहाँ तक ये सफल हुई, ये डाटा सहित इसमें डाटा आएगा आपका। डाटा में क्या लिखेंगे आप, ये कहाँ तक सफल हुई है और कहाँ तक इसकी सीमाएं हुई। अब इस क्वेश्चन के माध्यम समझ लेते हैं। सबसे पहले वहनीय, एफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी। आपने एसडीजी के बारे में पढ़ा होगा, इसके लक्ष्य होते हैं अनिवार्य है। देखिए इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको समझेंगे। अफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय, धारणीय यानी सतत सस्टेनेबल,
आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे एसडीजी लक्ष्य के बारे में। एसडीजी है क्या, इसके पहले हमको लिखना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम ब्रूटलैंड आयोग की जो परिभाषा है, परिभाषा को लिखेंगे। सतत विकास किसे कैसे, उसको लिखेंगे। फिर हम बताएंगे एसडीजी के बारे में, और फिर आप बताएंगे कि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कैसे कैसे है यह, कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से हम एक एफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय और ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अब ऊर्जा कहाँ है? आदर्श ऊर्जा। आदर्श ऊर्जा की मतलब क्या? बिजली को लेकर बताया गया है इसमें। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। ये सीधा सीधा फैक्चुअल है और डाटा, सीधा ये डाटा मिलेगा आपको मैगजीन में। लास्ट में आपको मैगजीन से उठाकर यहाँ पर डाटा डालना था कि भारत ने, अब इसमें आप क्या करेंगे, तुलना कर देंगे 2014 से पहले, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई थी, और 2024 या जो 2023 में इसमें क्या प्रगति देखी गई है या क्या क्या अंतर देखा गया। सीरियस में ऐसे लिखना था। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, परीक्षण। अब आपके क्वेश्चन में लिखा है कि परीक्षण कीजिए, ये लिखा है, देखिए, परीक्षण कीजिए। अब परीक्षण का मतलब क्या होता है? अब आप सिंपल सा सोचिए कि एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, इंटरव्यू में बोल रहा है, इस चीज़ का एग्जामिन की। एग्जामिन का मतलब होता है आपको उस चीज़ को, जैसे आप मान लीजिए ABCD लिखा है किसी बच्चे ने, A से लेकर Z तक, तो आपको A से लेकर Z तक उसको पूरा देखना है, पूरा देखना है। ये देखते हुए कि उसने M गलत तो नहीं बनाया, M से पहले उसने गलत वर्ड तो नहीं लिख दिया, ये देखना है। तो क्या लिखना है सबसे पहले? जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, सबसे पहले ये पूछा उसको। तो डिजिटलीकरण क्या होता है, सबसे पहले आप इंट्रो में ये बता दीजिए। अब आप परीक्षण कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले परिचय करेंगे आप प्रमुख पहलुओं पर उतरेंगे कि किन किन पॉइंट्स के माध्यम से डिजिटलीकरण होता है, इन पॉइंट्स को लिखेंगे आप। इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए। अब आपने ये लिख दिया कि डिजिटलीकरण होता क्या है, और इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, स्थिति क्या है। अब इसमें डाटा डालेंगे आप डायरेक्ट, या स्थिति बताएंगे कि कहाँ तक डिजिटलीकरण की पहुंच हो चुकी है। जैसे कैसे कि अब जनधन योजना के माध्यम से कितने सारे खाते खोले गए, करोड़ों की संख्या है इसमें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ स्किल डेवलपमेंट पेप प्रोग्रामर चल रहे थे, इसके तहत पेप प्रोग्राम चले, इसके तहत इसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। सेकंड, अभी आपने सुना होगा एक योजना के बारे में, लखपति दीदी। इसमें क्या हुआ था, ड्रोन से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी गई थी, और किसानी से संबंधित जो तकनीकें हैं, उन तकनीक को कैसे अपनाना है ये। तो डिजिटलीकरण यहाँ तक हुआ है। स्थिति में आपको ये चीज़ डाल देनी है, इसको आपने डाल दिया तो आप अदर स्टूडेंट से +1 मार्क्स एक्स्ट्रा ले जाएंगे। अब सीधा सीधा आपने इतना लिख दिया कि सबसे पहले डिजिटलीकरण होता क्या है, फिर आप लिख देंगे कि होता कैसे है, 2 या 3 पॉइंट्स में, सिर्फ ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर स्थिति क्या है, स्थिति आप लिख देंगे कि यहाँ तक स्थिति ये है 2014 के बाद। जरूरी नहीं 2014 से लिखें, किसी भी आप सीमा मान सकते हैं जब से आपको याद हो रहा है। जैसे आपने मैगजीन में पढ़ा है 2011 से, तो आपको 2011 से याद, 2011 से लिख दीजिए। अब सीधा लिखेंगे आप, इसके बाद समस्याओं का परीक्षण कीजिए। अब आप आने वाली क्या क्या समस्याएं हैं, 3 या 4 समस्याएं लिख दीजिए। अब इन समस्याओं के सुधार के लिए सुझाव दीजिए। अब ये सबसे आसान हो जाता है। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, सुझाव, हेडिंग देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। और ये सुझाव खुद की तरफ से कभी नहीं होने चाहिए। आप पढ़ेंगे हमेशा मैगजीन में, कभी भी इतना जनरल स्टेटमेंट नहीं होते। जनरल स्टेटमेंट क्या होते हैं कि मान लीजिए आपसे बोला गया है कि आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो क्रियान्वयन है लोक सेवक के रूप में, आप उसको कैसे दूर करेंगे। तो आप सीधा क्या लिख देंगे, मैं उसकी प्रभावशीलता पर ध्यान दूंगा। लेकिन कैसे देंगे ये बताया ही नहीं। एग्जामिनर आएगा, इसको क्रॉस करेगा, 0 मार्क्स देकर चला जाएगा। इस चीज को ध्यान से सुनिए, आएगा 0 मार्क्स देकर चला जाएगा। 1 मिनट रुकिए अभी। अब आपको कैसे लेकर चलना है इसको, देखिए,
आपको स्पेसिफिक बताना, स्पेसिफिक काम मिलेगा आपको, कंटेंट अच्छा तैयार होना चाहिए। सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। नोट्स इंपोर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी की वजह से आपको करंट अफेयर समझ में आएगा। इसीलिए आप सभी से बोलते हैं कि एक मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। जब आप मैगजीन पढ़ते हैं तब किसी भी योजना के बारे में आता है। मान लीजिए अभी कोई भी योजना चल रही हो, जैसे अभी कौन सी योजना आई थी, अभी हम याद कर पा रहे हैं, जैसे हाँ, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं अभी, इंटर्नशिप इंटर्नशिप योजना आई थी। और उसके बारे में प्लस पॉइंट्स 3 या 4 पॉइंट में स्पेसिफिक लिखा होगा मैगजीन में, और माइनस पॉइंट्स भी स्पेसिफिक लिखा होगा कि यहाँ पर इसकी कमियां है। तो क्या लिखेंगे आप इस आंसर में? समस्याएं लिखी और उसके सुझाव दे दी। सुझाव कहाँ से लिखने हैं? मैगजीन में आपके डायरेक्ट दिए होंगे, उनको अच्छे से पढ़िए। इसलिए बोलते हैं कि करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण होता है। परीक्षण वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे ही फ्रेमवर्क बनाकर आंसर को लिखना होता है। चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, चर्चा करें। अब आपसे बोलते हैं, ये चीज़ इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा होती है, आपसे सीधा बोलते हैं इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। आपसे सामान्य भी बोलते हैं कि चर्चा करें, तो आपके मन में एक ही चीज़ आती है, वो आती है कि किसी भी थीम को लेकर, मान लीजिए मैं चर्चा कर रहा हूँ किसको, आईआर में भारत रूस के संबंधों को लेकर। तो भारत रूस के संबंध में जब मैं बात करूँगा तो वो सांस्कृतिक होंगे, वैदेशिक होंगे। वैदेशिक क्या हो रहा है, सामरिक हित क्या है, आर्थिक क्या है, सभी मुद्दों पर बराबर बात करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, अब पोर्शन दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि उत्तर का प्रारूप क्या हो। सबसे पहले उत्तर का प्रारूप वही होगा, सबसे पहले आपको 2 या 3 लाइन में इंट्रो दे देना है। इंट्रो देने के बाद अब इसके सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। सभी पहलुओं पर बात कैसे करना है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम। नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में जब कानून नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है, क्या अंतरात्मा की आवाज अधिक विश्वसनीय और मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको नैतिक निर्णय को डिफाइन कर देना है कि नैतिक निर्णय क्या होता है। अब सीधा आप पॉइंट्स पर आएंगे कि कानून, नियम और अधिनियम क्या होते हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं नैतिक निर्णय लेने में। इसको डिफाइन कर दिया, आधा आंसर आपका, 50% आंसर आपका पूरा हो चुका है। तीसरे पार्ट पर आएंगे, अब क्या है, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा को डिफाइन करेंगे, साथ में लिखेंगे कि अंतरात्मा इन तीनों के साथ कितनी हेल्पफुल होती है नैतिक निर्णय लेने में। सिर्फ इतना लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है कि लोक सेवक के द्वारा कानून, नियमों और अधिनियमों को ध्यान देते हुए भी अंतरात्मा को किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है या कहाँ तक उपयोग किया जा सकता है। सिर्फ कंक्लूजन इतना लिख देना है। ये चर्चा हो गई कैसे, कि हमने नैतिक निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर ली। विभिन्न पहलू क्या थे इसमें, कानून था, नियम था, अधिनियम था। और अंतरात्मा के बारे में बात कर ली हमने। विश्वसनीय मार्गदर्शक है, चर्चा कीजिए। विश्वसनीय मार्गदर्शक कैसे है, हमने आपसे बोला था कि अंतरात्मा के बारे में आप पहले डिफाइन करेंगे अंतरात्मा क्या होता है, फिर बोलेंगे कि वो कहाँ तक आपकी हेल्प करता है, मतलब कहाँ तक विश्वसनीय मार्गदर्शक है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे 4 या 5 लाइन में, और बस इस आंसर को खत्म कर देंगे। अब आपको इसमें जितने मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे देखिए 10 मार्कर है तो इसमें आपको 7.5 तक, 15 मार्कर है तो वैसे एथिक्स का क्वेश्चन है ये, तो इसमें 10 अंक मिलेंगे, 10 अंक का ही आएगा। अगर चर्चा कीजिए, ये चर्चा वाला वर्ड है, अगर और किसी सब्जेक्ट में हुआ तो हो सकता है कि 15 अंक में पूछ जाए, तो आपको 11 तक या 10 तक तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। 10 तक मिले हैं, मिले भी हैं 9.5 और 10, 15 अंक साथ। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रमाणित करें, जस्टिफाई करें। जस्टिफाई क्या करना होता है, दिए गए कथन या स्थिति के समर्थन में तर्क संगत बिंदु होना देना और उसे साबित करना होता है। उत्तर का प्रारूप क्या होगा, वही कि इंट्रो लिख देंगे 15 से 20 शब्द का। अब भारत, इसमें क्या लिखा है, जैसे देखिए क्वेश्चन को देख के ही चलते हैं। ये PYQ पूछा जा चुका है 2018 में। भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतम सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे आप। अब आपको तर्कसंगत बिंदु लिखना। तर्कसंगत बिंदु तभी लिख पाएंगे अब जब आपके पास पॉइंट्स हो, जब आप इसमें उदाहरण दे सकें कि कौन कौन से आंदोलन थे जहां पर सिर्फ उच्च वर्ग की महिलाओं को ही संबोधन किया गया, यानी उन्हीं के मुद्दों को उठाया गया। लेकिन
अब आप इस क्वेश्चन में क्या लिखते? अब इस कथन के समर्थन में तो आपने लिख दिया कि लेकिन आप लिखेंगे, लेकिन पूर्णतः यह नहीं कह सकता, क्योंकि इसे इस प्रकार भी देखा जा सकता है, जैसे जैसे लिखेंगे आप, अब आप आंदोलन का नाम लिख देंगे जहां पर निम्नतर महिलाओं, यानी निम्न वर्ग, निम्न जो सामाजिक स्तर की महिला है, निम्न सामाजिक स्तर में जो निम्न माने जाते हैं, जिनका सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत नीचे जो निम्न माना जाता है, उनकी महिलाओं के मुद्दों को कहाँ कहाँ उठाया गया था। आपने प्लस पॉइंट्स लिख दिए, माइनस पॉइंट्स लिख दिए, नेगेटिव पॉइंट्स। अब आपने विचार को लिख देना है कि अधिकतर आंदोलन में यह देखा जा सकता है, लेकिन पूर्णतः यह नहीं कहा जा सकता। सीधे कंक्लूजन आपने दे दिया, आपका आंसर जस्टिफाई हो गया, सीधा सीधा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप इसमें सीधा सीधा लिखा है व्याख्या करें। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है व्याख्या करें। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में GS2, GS3 और GS1 GS1 में आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है कि GS4 में भी आपको ये मिल जाए। इसमें क्या करना आता है आपको कि किसी विषय के बारे में आपको डायरेक्ट उसमें बता देना है, आपको इंट्रो में डिफाइन कर देना है और फिर उसको पूरा बता देना है विस्तार पूर्वक। जैसे कि भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। अब आप इसको डिफाइन करेंगे कैसे जीवन अत्यधिक गतिशील क्षमताओं के साथ जीवन यंत्र है, यानी सीधा आपको इसको संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया। आप सीधा इसमें लिखेंगे क्या? भारत का संविधान एक लचीला संविधान है एवं उसके साथ कठोर संविधान भी है। यहाँ पर इसकी लचीलता को इस माध्यम देखा जा सकता है कि यह देश काल परिस्थिति के अनुसार, ये 3 वर्ड याद रखिए, देश काल और परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये खुद में समायोजित कर सकता है उन परिस्थितियों को। कैसे कर सकता है? संविधान संशोधनों के माध्यम से। तो ये पॉइंट आप उनको डिफाइन कर देंगे कि हाँ ये पॉइंट सही है और हमने डिफाइन करके बता दिया कैसे है। अब सेकंड पॉइंट आता है 2023 का क्वेश्चन है, जीने के अधिकार यानी आर्टिकल 21 तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में 19 में अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार। अब इसमें लिखना क्या आपको? जजमेंट लिखने सीधे सीधे। जजमेंट में क्या क्या कहा गया है? निस्तार अधिकार बोला गया था 2017 में फुट्टा स्वामी, उसको डाल देना है इसमें। और विभिन्न जो भी जजमेंट हैं आपने जो पढ़े हैं उनको डाल देना इसमें। निरंतर विस्तार के संदर्भ विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि जीने का अधिकार को किस लिमिट तक ले जा रहे हैं SC जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजमेंट की रहा यहाँ पर। अब आपको सीधा ऐसे लिखना था, आपका क्वेश्चन की जो डिमांड है वो फिल्टर हो सके 100%। आप चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आप इसमें लिखा समीक्षात्मक टिप्पणी करें, क्रिटिकली कमेंट। इसमें मान क्या है? किसी कथन पर अपने विचार रखते हुए सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की चर्चा करना है। देखिए स्टार्टिंग के जो हम 10 या 12 वर्ड बताएंगे क्वेश्चन में वही UPSC में वही पूछे जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो 8 हैं, टोटल 18 होंगे, 17 या 18 लगभग जो लास्ट के हैं वो 1 या 2 बार पूछे जा चुके हैं। ऐसा इसमें एक भी वर्ड नहीं है जो UPSC में नहीं पूछा जा चुका है। टेल वर्ड, सभी टेल वर्ड पूछे जा चुके हैं। टेल वर्ड, इस चीज़ को याद रखो, इसलिए सभी टेल वर्ड इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। समीक्षात्मक टिप्पणी का मतलब क्या होता है? जब हम समीक्षा करते हैं तो सीधा सीधा प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों देखते हैं। तो जब समीक्षा करेंगे तो इंट्रो लिख देंगे हम सीधा, वही 15 से 20 शब्द, और सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की चर्चा करेंगे। हमने पहले बोला था कि आप समीक्षा कर रहे हैं तो आप इसमें सकारात्मक पक्ष पहले लिख सकते हैं, सकारात्मक पक्ष पहले लिखें, फिर नकारात्मक पक्ष लिखें, और फिर इस कंक्लूजन में इसको पॉजिटिव बनाकर छोड़ दिया। अब पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? जब हम आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बताएंगे कि पॉजिटिव आंसर्स को कैसे लिखते। अब है प्रकाश डाले। प्रकाश डाले वाला क्वेश्चन आप 2024 में भी देख सकते हैं, 2023 में, 22 में, हर साल पूछा जाता है प्रकाश डाले। आप प्रकाश डालने का मतलब क्या होता है? प्रकाश डालने का सीधा सीधा मतलब सोचिए, ये सूर्य है, अब आपने बोला कि पृथ्वी पर प्रकाश डाल दो, तो ये पूरे पर डाल रहा है, पूरे पर डाल रहा है मतलब पूरे पर ये प्रकाश प्राप्त हो रहा है। सीधी सीधी इसमें क्या करना कि आप जिस थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है उस थीम से रिलेटेड आपको सभी पहलुओं को बताना होता है। जैसे हमें पहले बहुआयामी पक्ष
यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी है इसमें आपको। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमने आपको बता दिया क्या है। अब विशिष्ट पहलू को बता देना है। तो जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको सभी ध्यान देना कि इस पहलू संबंधित सामाजिक पक्ष क्या है, आर्थिक पक्ष क्या है, राजनीतिक क्या है, पर्यावरणीय या अन्य कोई भी ऐतिहासिक पक्ष है तो ऐतिहासिक पक्ष लिख दीजिए। और लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देना सीधा सीधा। आपको इतना ही लिखना है, प्रकाश डालें। साथ साथ में इसका नोट्स बनाते जाइए आपसे जो जो बोलते जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को देख लिया और नोट्स नहीं बनाया तो आपकी जो वीडियो देखने की जो टाइम है 100% बर्बाद, और जो उसका आउटपुट है वो 0%। नेक्स्ट, विवेचना करें, डेलिबरेट, मांग किसी मुद्दे के बारे में गहराई से विश्लेषण करना। अब यहाँ पर मतलब क्या है इसका, सीधे सीधे बोलते हैं किसी मुद्दे के बारे में। अब मुद्दा क्या हो गया, सीधे सीधे मुद्दा मानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इस साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024 में, आगे की बहुत ज़्यादा संभावना है 2025 में भी। जरूरी नहीं कि 2024 में पूछा जा चुका है 2025 में नहीं पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांसेस है। अब विवेचना करें, डेलिब्रेट क्या होगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सबसे पहले आप इसको बताएंगे ये है क्या, 2 या 3 लाइन में इसको बता दिया आपने। फिर क्या बताएंगे, इस मुद्दे के बारे में संक्षिप्त परिचय दे दिया आपने, इंट्रो लिख दिया। फिर विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करें। अब इससे जुड़े विभिन्न मुद्दे हैं, आप सीधे लाइन में लिखेंगे, इससे जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों को इस प्रकार देखा जा सकता। फिर लिखेंगे सीधा सीधा, आप इस आंसर को लिखते तो क्या लिखते कि समितियों की सिफारिश लिखते कि समितियों ने ये सिफारिश दी है कि इसके प्लस पॉइंट्स ये हैं, और जिन्होंने मना किया है कि पन्ने से वन इलेक्शन नहीं करना है उनकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। तो समिति का नाम लिखिए। इससे क्या होगा, आप बीच में सड़े आएंगे। एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ उसने खुद से कुछ नहीं बोला है, समिति के अनुसार बोला है, तो वो जस्टिफाई होगा आपका आंसर। अंत में अपने विचार देते हुए निष्कर्ष दें। यहाँ पर लिखा तो है कि अपने विचार देने हैं, लेकिन आपको यूज ही करना है, क्या करना है कि ये किया जा सकता है। अब मैंने क्या बोला था आपसे पहले, किया जा सकता है। कभी आपको ये नहीं लिखना है कि ये किया जाना चाहिए, चाहिए कभी नहीं लिखना है, क्योंकि ये इम्पोज करने वाली बात होती है। और हमेशा याद रखें, हम ये वर्ड, ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि लोक सेवक का प्रमुख कार्य होता है। 2020 का एक क्वेश्चन है कि लोक सेवक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो उसका आंसर था कि एग्जीक्यूशन, यानी किसी भी योजना का क्रियान्वयन उसका प्रमुख कार्य होता है। तो जब आप इम्पोज करते हैं तो आप विधायिका की भूमिका निभाने पड़ लगते हैं, जबकि आप है कौन, किसके पार्ट है, आप है कार्यपालिका के पार्ट। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, इसको लिख लें एक साइड में कि आप इम्पोज नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेकर कि ये करना चाहिए। आपका हमेशा जब लैंग्वेज लिखते वक्त इसी चीज़ को याद रखना कि आप यही लिखेंगे कि किया जा सकता है कि पॉसिबिलिटी हाँ इसकी है, इसको किया जा सकता है, कैन बी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इसमें लिखा समीक्षा करें। समीक्षा, हमें ज़्यादातर जो समीक्षा वाला जो वर्ड आता है वो आता है किसी भी योजना को लेकर। अब इस योजना के बारे में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको योजना के बारे में बताना ही है इंट्रो में कि योजना है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। जब भी आप योजना के बारे में लिखते हैं तो आपको इसका उद्देश्य बताना होता है कि इसका उद्देश्य क्या है रियल। आप इसमें लिखते हैं उत्तर प्रारूप में क्या लिखा है, सबसे पहले विषय का संक्षिप्त परिचय दें, फिर योजना के लक्ष्य, वही उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य एक प्रमुख उद्देश्य होता है, क्योंकि जनधन योजना क्या था कि भारत के सभी गरीबों को के खातों को सरकार से डायरेक्ट जोड़ना, यानी उनको डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा मिल सके, ये था। लेकिन योजना के लक्ष्य बहुत सारे थे, जिसको हम देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी देख सकते हैं। इनको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में देखना है और उनको लिख देना है। अब इसका जो हमको क्या प्रभाव देखने को मिला, इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, क्या क्या लाभ हुए, इसके प्लस पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले हमको, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो होंगे ही, भले ही 1 हो या 2 हो, कि संभावना यहाँ पर ज़्यादा थी कि 100% काम किया जा सकता था, लेकिन काम हुआ केवल 70%। तो 30% यहाँ काम नहीं हुआ। हाँ, आपको लिखना है यहाँ पर सकारात्मक पहलू हो गए, नकारात्मक पहलू हो गए, हाईलाइट कर दिया आपने। और अंत में अंत में क्या लिख देना है कि जहाँ पर कमी हुई है उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो 2 या 3 लाइन में ये डिफाइन कर देना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अपने, तेरा मूल्यांकन करें।
ये वर्ड आया सीधे मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लेकर आपको अपना व्यू रखना होता है कि ये इस चीज में क्या था, प्रभाव क्या हुआ, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हुए, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हुए, और क्या हो सकता था, संभावना कहाँ थी। संभावना देखिए, आपने सबने एक चीज देखा होगा कि हर टेल वर्ड का 60 to 70% तो सेम ही है, वो जो होता ही है, लेकिन जो 20 to 30 या 40% जो अलग होता है, वो किस प्रकार आंसर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। तो सबसे पहले जब मूल्यांकन करें लिखा होगा, उसमें आपको सबसे पहले वही इंट्रो तो लिखना ही है। इंट्रो का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 या 3 लाइन में लिखा। इंट्रो का मतलब ये होता है कि उस चीज के बारे में आपको बताना है एग्जामिनर को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप जब किसी चीज के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में बताएंगे ही ना, तो उसके बारे में आपने संक्षिप्त परिचय दे दिया। इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है कि संक्षिप्त परिचय दे दिया, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वर्ड लिमिट 500 तो है नहीं, इसलिए आपको संक्षिप्त ही लिखना है। संक्षिप्त का मतलब क्या है? 15 से लेके 25 शब्द 10 अंक में, 15 अंक में लिखने वाले हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 अंक मानिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके लाभ लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर क्या क्या लाभ थे, क्या क्या सीमाएं आ गई। नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते यहाँ पे। नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ की बुराई। यहाँ पर विपक्ष नहीं होता, क्योंकि योजनाओं का भी विपक्ष नहीं होता। योजना आई है तो अच्छे उद्देश्य को लेकर आई है, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो हो ही नहीं सकता। इसकी होती है सीमाएं, कि यहाँ पर संभावनाएं थी इतना काम करने की, लेकिन यहाँ पर ये प्रभावशीलता इसकी कम दिखी, तो वो प्रभावशीलता कम क्यों दिखी, तो उसकी सीमा को लिख देना है। अंत में अपना मूल्यांकन देते हुए निष्कर्ष है। अब आपको संभावना को कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, कि कैसे इन सीमाओं को कम किया जा सकता है, इसको लिखेंगे आप अपने कंक्लूजन में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। अब इसमें लिखा स्पष्ट करें, क्लैरिफाई। इसमें क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कैसे लिखना है आपको? स्पष्ट करें। जब आप किसी चीज में क्वेश्चन में लिखा कि स्पष्ट करें, किसी विषय की भ्रमित करने वाले बिंदुओं को स्पष्ट और सटीक विवरण देना। अब ये आता है आपका सबसे ज्यादा GS2 और GS1। इस बार अगर हम याद कर पा रहे हैं तो GS1 में ये पूछा गया था। तो ये आता है किसी स्टेटमेंट को लेकर। यूपीएससी खुद से स्टेटमेंट बोल देता है, जैसे मान लीजिए कि चोल काल में मूर्तिकला और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। और उसने खुद स्टेटमेंट दे दिया। उसने लिखा स्पष्ट करें, क्लैरिफाई करें कि कैसे। आप इसके बारे में पॉजिटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन अगर यूपीएससी ने ये लिखा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि 80% to 90% कि उसने सही ही बोला होगा। फिर आपको इसको क्लैरिफाई कैसे करना है? पॉइंट्स को देखकर कि हाँ, चोल काल में ये कार्य हुए, उनके आधार पर ये कर सकता है कि हाँ, कि ये स्वर्ण काल तक किस मामले में मूर्ति कला को लेकर। अगर यही क्वेश्चन था, सबसे पहले लिखेंगे आप मूर्ति कला का स्वर्ण काल इस प्रकार कहा जा सकता है, हेडिंग लिखेंगे। फिर लिखेंगे मूर्ति कला में जो जो कार्य हुए उनको पॉइंट्स में लिख देंगे। फिर लिखेंगे आप स्थापत्य कला, फिर पॉइंट्स में लिख देंगे। अब इसमें ना इंट्रो की जरूरत, ना कंक्लूजन की जरूरत। तब भी क्वेश्चन की जो डिमांड है वो फुलफिल हो गई है 100%। हमने आपसे पहले बोला था कि क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप देखना होता है कि आपको इंट्रो लिखना है या नहीं, या कंक्लूजन लिखना है या नहीं। हाँ, इसमें इंट्रो आप लिखना चाहते तो ये लिख सकते थे कि चोल काल के बारे में लिख सकते कि चोल काल अपने स्थानीय शासन के लिए जिस प्रकार प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अपने स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। सिर्फ इतना लिख सकते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, तुलना करें। अब ये तब जब तुलना वाली बात होती है तो हो सकता है हिस्ट्री में दो साम्राज्यों को लेकर तुलना हो जाए, जैसे मौर्य काल को लेकर और गुप्त काल को लेकर। ये आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन संभावना, जैसे यूपीएससी का अभी हम थीम देखेंगे तो उसमें विविधता ज़्यादा आ रही है। अब विविधता किस प्रकार देखेंगे हम? क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे? देखिए, जैसे इस साल उसने ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक सामाजिक जो अंतर थे वो पूछा, लेकिन सिलेबस में ये दिया हुआ ही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर ये आर्ट एंड कल्चर का भाग था। आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ही आता है, ना कि सोशियो इकोनॉमिक चीजें।
तो वो अपने सिलेबस से जाकर बाहर भी पूछ रहा है। तो जैसे हम विविधता की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच अंतर पूछ सकता है कि कहाँ समानता है, कहाँ अंतर है। जैसे प्रशासन को लेकर कहाँ समानताएं देखने को मिलती। तो ये आंसर आप तभी लिख सकते हैं जब आपको पूरा क्लैरिफाई हो कि हाँ, इसका प्रशासन कैसे चलता था और इसका प्रशासन कैसे चल सकता। इसमें सीधी-सीधी जब तुलना करेंगे, तो आप आंसर लिखते वक़्त ये भी कर सकते हैं कि इसको भागों में बाँट दें। यहाँ पर लिखें आप आधार, यहाँ पर लिखें मौर्य साम्राज्य, यहाँ पर गुप्त साम्राज्य। अब यहाँ पर लिखेंगे आप प्रशासन, प्रशासन के बारे में लिखेंगे, इसमें प्रशासन के बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप राजनीतिक संरचना, फिर लिखेंगे आर्थिक गतिविधियाँ। अब क्वेश्चन को इस फ्रेम में लिख देंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें एक-एक पॉइंट्स एग्ज़ामिनर को क्लैरिटी से क्लियर हो गया है बिल्कुल, कि अगर उसने 10 अंक में जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसको जो डिमांड थी वो 100% फुलफिल हुई है। तो मैक्सिमम जितने मार्क्स होते हैं, अगर राइटिंग ठीक है, समझने में आसानी हुई है उसको, तो वो 100% मार्क्स देगा, यानी 10 में से 7.5 मार्क्स तक वो यहाँ पर दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अंतर स्पष्ट करें। दिए गए दो या अधिक अवधारणाओं के बीच भिन्नताओं को, ये सिंपल है। इसमें सिर्फ आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि अंतर स्पष्ट करना है कि इनमें अंतर क्या है, सीधे लिखना है। सबसे पहले जिस थीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्ट इनमें अंतर लिख देना है कि इनमें अंतर क्या क्या है। इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं या सिर्फ हेडिंग देकर लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग दी आपने, दो चीज़ों के बारे में पूछा, तो फर्स्ट चीज ए और बी, इनके बारे में पॉइंट्स लिखे, बी के बारे में पॉइंट्स लिखे, सिर्फ इतना लिखना है। नेक्स्ट पता चले विशदीकरण। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2022 या 23 में। विशदीकरण पूछा जा चुका है ये। अब इसमें क्या करना है, किसी थीम, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी योजना को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, उसमें क्या करना है आपको, उसमें इंट्रो लिखना है। अब वही थीम दोबारा आ गई कि इंट्रो लिखना है आपको 20 से 25 शब्द में। अब आपको उसकी विभिन्न पहलुओं के बारे में बता देना है, यानी ये है क्या, इसकी विशेषताएं, जो इससे संबंधित चीजें हैं उसके बारे में बता देना है, और इसका सीधे सीधा कंक्लूजन दे देना है। खत्म, बस इतना ही लिखना है। बस इतनी शब्दावली थी। इन शब्दावली को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर नोट्स नहीं बना पाया है, वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, जो जो बोला है उन शब्दों को लिखिए अच्छे से। अगर आपने इनको बना लिया, तो आंसर्स में आपका 30% जो एरिया है वो कवर हो चुका है। अब आप जब इंट्रो लिखना सीखेंगे, मेन पार्ट लिखना सीखेंगे और कंक्लूजन, तो आपको लिखने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि किस क्वेश्चन में इंट्रो लिखना जरूरी है, किस में नहीं। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप देखना पड़ता है कि कहाँ इंट्रो लिखा जा सकता है, यहाँ कहाँ हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमने इसको इग्नोर भी कर दिया, तो हमारे मार्क्स हैं वो कटेंगे नहीं, सीधे सीधे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखा है आपने, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो अच्छी तरीके से देखिए। अगर बीच में आपने बिल थोड़ा भी स्किप कर दिया, यानी 10 सेकंड का, तो भी आपका यहाँ पर घाटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन बिल्कुल स्पेसिफिक बोला गया है लास्ट वर्ड तक। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आप इंट्रो, मेन पार्ट और कंक्लूजन। इससे पहले एक चीज़ और सुनी, इसके बाद हम जब इनको लिखना सीखेंगे, तो इनको लिखकर 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम आपको संभव होगा तो 2 या 3 क्वेश्चन लिखने को देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उनको जमा कराएं। संभव होगा तो उस पर 1 या 2 क्लास लेकर आएंगे, 1 या 2 क्लास लेकर आएंगे। उसमें हम वीडियो में ही आपके आंसर्स को चेक कर कर बताएंगे कि कहाँ आपने गलती की है और कहाँ आपको सुधार किया जा सकता था। वही बात कि कहाँ संभावना अधिक थी, लेकिन आपने क्वेश्चंस की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाया है, या कहाँ आपने क्वेश्चन को अच्छा लिखा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसे लिखी आपको कमेंट जरूर करना है। आपके मन में जो भी डाउट्स हो, उन डाउट्स को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।